नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर आपकी जेब पर पड़ना तय है। आपको बता दें, आरबीआई ने लगातार 5वीं बार दरों में बढ़ोतरी की, 0.35% की। तो अब जो रेपो रेट है बढ़कर 6.25% पर आ गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जेब और ढीली होगी। क्यों? महंगाई जो है, जो आपकी ईएमआई है वो महंगी होगी। पहले से ही जो महंगाई है जिसने कईयों के निवेश का गणित बिगाड़ दिया है, उसमें थोड़ा सा और आपका बजट बिगड़ेगा। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपके सामने खड़ी हो सकती है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग से इस डिरेल हुए बजट को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। बजट को सुधारने का तरीका क्या है? डेट में निवेश के कहां मौके बन रहे हैं जब ब्याज दर ऊपर जाती हैं? तो इक्विटी में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इस पर भी खास चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी और आनंद राठी ब्रोकर में फिक्स्ड इनकम की हेड मानवी प्रभु हमारे साथ हैं। हेमंत जी और मानवी, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज। वैसे तो काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हुआ हेमंत जी कि पता ही था कि हाँ, जो ब्याज दरें हैं एक बार फिर से बढ़ेंगी, पर इस बार आपकी नजर में क्या अलग हुआ है? क्योंकि लगातार महंगाई की चिंता के चलते ब्याज दरें बढ़ रही हैं। आगे भी अनुमान है कि हो सकता है कि ब्याज दरें नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी में एक बार फिर से बढ़े। तो जो आम आदमी है वो ये सोचने पर मजबूर है, ये तो महंगाई का पहाड़ पर पहाड़ जो है वो लोगों के सर पर खड़ा होता जा रहा है। रेट्स बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जो निजी जिंदगी है, जो उनकी ईएमआईज हैं, उसमें भी ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। जी स्वाति, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक अगर हम इस रेट हाइक की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद 25 बेसिस पॉइंट से 35 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। आरबीआई ने 35 बेसिस पॉइंट का हाइक किया। तो अभी तक अगर हम देखें कि मई से लेके अभी तक 5 बार आरबीआई ने रेट हाइक किया है, और रेपो रेट जो है, जो पेंडेमिक के टाइम 5.15 से कम करके, क्योंकि ग्रोथ के ऊपर आरबीआई का फोकस था तो वो 4% पे था, वहां से बढ़ के अभी 6.25% हो गया। क्लियरली जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए दो चीजें होंगी यहाँ से अभी। एक तो ये देखना होगा कि यहाँ से अगली क्रेडिट पॉलिसी तक इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी क्या रहती है। दूसरी बात, उससे कुछ दिन पहले जब बजट आएगा तो देखना होगा कि किस तरह का फिस्कल डेफिसिट होगा। तो प्रोबेबिलिटी पूरी है कि हो सकता है हम इसके बाद भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक देखें। बट आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हम शायद इंटरेस्ट रेट हाइक के जो साइकिल है उसके ऑलमोस्ट हम पीक के हैं। देखिए ये जो है ना, बेसिकली मेरे हिसाब से एक मिक्स बैग होता है स्वाति। ये किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश हो रही है। तो जो मार हमें इन्फ्लेशन की पड़ती है, उसका जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आता है, तो कोशिश आरबीआई की ये है कि इससे मनी सप्लाई को कम करें, उससे हम इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए। और कुछ हद तक वो सफल भी है, लेकिन उनके सामने एक और चैलेंज ये है कि सप्लाई साइड का जो इन्फ्लेशन है, या जो इन्फ्लेशन इंपोर्ट होता है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से, वो चैलेंजेस अभी बने। और आरबीआई गवर्नर ने बहुत क्लियर ये कहा है। देखिए जब मई तक उनका जो पूरा फोकस था वो ग्रोथ पे था, अभी उनका पूरा फोकस जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे है। और शायद इसलिए मैंने कहा कि एक और रेट हाइक हम यहाँ से देख सकते हैं। यस, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ये होता है कि आपकी जो होम लोन की अगर हम स्पेशली बात करें, या जो भी रेट है जहाँ पे फ्लोटिंग रेट है, वहां पे आपका जो ईएमआई है वो बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट है। लेकिन उसके दो हिस्से हैं, जैसे मैंने कहा। एक तरफ कोशिश ये की जा रही है कि महंगाई को कम किया जाए, ताकि आपके ऊपर प्रेशर जो है इन्फ्लेशन का वो कम हो। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स अगर आप होम बायर हैं और लोन लेना चाहते हैं, और या लोन आपने लिया हुआ है और फ्लोटिंग रेट पे, क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क है, तो वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो बढ़ती ब्याज दरें, महंगाई का असर, साथ ही आप पर असर क्या होगा, ये हमने दिखाने की आपको कोशिश की है। कैसे आपकी ईएमआई अब बदल सकती है, एक टेंटेटिव कैलकुलेशन भी हमने किया है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर मानवीय समझना जरूरी है कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ी हैं, लगातार 5वीं बार हम देख रहे हैं। और जैसा कि हेमंत जी ने भी बताया कि हम ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल हैं अब। इसके बाद लेकिन गुंजाइश है कि हाँ, हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी एक बार फिर करे। दैट मीन्स हम 6.5% तक पहुंच सकते हैं। पर
यहाँ पर जो आम लोग, जो आम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए ब्राइट स्पॉट यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सुनने को तो ये मिल रहा है कि हाँ, आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, आपके जेब पर बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी बिगड़ सकती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करना कि आप ब्राइट स्पॉट कहां पर ढूंढ सकते हैं और कैसे आप इसके इफेक्ट को कम से कम कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग का काम ही यही होता है। तो मैं आपसे मानवी समझना चाहती हूं कि अभी जो फिक्स्ड इनकम में जो इन्वेस्टमेंट है या डेट फॉर दैट मैटर इन्वेस्टमेंट है, वहां पर सबसे ज्यादा फायदा अभी किसी इन्वेस्टर को कहां हो सकता है? क्योंकि अब जैसे ही अब ब्याज दरें बढ़ी हैं तो तमाम जो बैंक्स हैं वो भी अपनी एफडी रेट्स बढ़ा देती है। डेफिनेटली उस रेट से नहीं बढ़ाती है जितनी की रेट से वो अपने होम लोन की दरें बढ़ाती हैं या लोन की दरें बढ़ाती हैं, पर हाँ, फायदा होता है। सीनियर सिटीजन्स को हमने देखा काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो लोगों को लगने लगा कि ये तो अभी तो इंटरेस्ट रेट के हाइक पे हम धीरे धीरे पहुंच रहे, तो एफडी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी। लेकिन क्या ये एक एडवाइजेबल स्टेप है कि आप अपना पैसा एफडी में डाल दे कि सिर्फ ये सोच के कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, या फिर आपको अपना पैसा डेट फंड में पार्क करना चाहिए? तो ये जो ऑन गोइंग फॉरएवर बैटल होता है डेट या फिर एफडी इंटरेस्ट रेट साइकिल को ध्यान में रखते हुए, तो उसमें आपकी नजर में स्ट्रैटेजी सही क्या होनी चाहिए? सॉरी, सबसे पहली बात तो हेमंत जी ने जो कहा, वी आर नियर द पीक ऑफ द रेट कर्व। तो जब यू आर एट द पीक ऑफ द रेट कर्व, इट इज बेस्ट कि हम हमारा इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स कर लें। और हायर इंटरेस्ट रेट फिक्स करना मतलब आपको फिक्स्ड रेट मिलेगा फॉर द रेस्ट इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो दिस इज इन फैक्ट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम। ये टाइम आपको बॉन्ड्स खरीदने का टाइम है, डेट म्यूचुअल फंड्स खरीदने का टाइम है। जो आपका वाईटीएम है डेट म्यूचुअल फंड्स का, कर्व बड़ा ही फ्लैट है अभी। आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर पूरा कर्व देखो, किसी को भी 7.25 से 7.5% का यील्ड आराम से छूटेगा। और अगर किसी इन्वेस्टर को क्रेडिट, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पसंद है, तो वो 9.5 से 10% भी बना सकता है अगर वो बॉन्ड्स में पैसा डाले। ऑफकोर्स पैसे डालने से पहले बॉन्ड का जो इशुअर है, जैसे अगर आप कोई वेल नोन इशुअर ले रहे हो तो उधर आपको कोई चिंता नहीं है, बट आप कोई थोड़ी रिस्की इशुअर ले रहे हो तो आप थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट भी बना सकते हो, पर एट द सेम टाइम आपको रिस्क भी लेना है। द बेस्ट थिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे हिसाब से अपने रेसिड्यूअल इन्वेस्टमेंट टेनर के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वो कोई अक्रूवल डेट म्यूचुअल फंड ले सकता है जैसे मीडियम ड्यूरेशन फंड, या वो कोई रोल डाउन स्ट्रैटेजी ले सकता है, 3 to 5 ईयर का रोल डाउन स्ट्रैटेजी ले सकता है जहां पे 7.5% का इंटरेस्ट आराम से छूट सकता है। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट गोइंग अप इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। हाँ, होम लोन के लिए इट इज नॉट अ गुड थिंग, बट जो डेट में इन्वेस्ट करता है रेगुलरली, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिक्स करना बहुत ही अच्छा टाइम है। एक और अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कॉर्पोरेट एफडीज है। जो हम बैंक में एफडी बनाते हैं, उनसे बेटर इंटरेस्ट आपको कॉर्पोरेट एफडी पे मिल जाएगा। तो एनी रिटेल इन्वेस्टर जो डेट या बैंक एफडी करता है, उसको कॉर्पोरेट एफडीज एक बार देख लेना चाहिए एज अनदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ओके, एब्सोल्युटली। मैं जिससे पहले हेमंत जी के पास जाऊं, क्योंकि एक इससे जुड़ा सवाल मेरे पास यही आ रहा था कि आपने कहा कि अभी इंटरेस्ट रेट जो हाइक पर है, टेनर को डिसाइड करके करें। इनफैक्ट अगर इस इंटरेस्ट रेट को लॉक करके आप इन्वेस्ट करना चाहें किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, तो वो भी एक शायद अच्छा तरीका हो सकता है। इससे मुझे ध्यान में आता है टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ भी रही है और डेफिनेटली वो हायर इंटरेस्ट रेट रिजीम का फायदा उठाकर एक अच्छा ऑप्शन दे सकती है निवेशकों को। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड इस टाइम पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं मानवी। एंड सेकेंडली, आपने बॉन्ड की बात की, जो G-Secs हैं वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। एब्सोल्युटली। तो आपने दोनों जो प्रोडक्ट बोले, दोनों जो ऑप्शंस बोले, बहुत सही हैं। जो आपके टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है, आज सारे लीडिंग एएमसीज ने 5 to 7 इयर्स के टारगेट मैच्योरिटी फंड्स लॉन्च किए हैं, जो रिस्क के हिसाब से भी बहुत सेफ हैं। यूजुअली G-Sec या AAA PSU बेस्ड ही टारगेट मैच्योरिटी फंड्स लॉन्च हो रही हैं। आप 5 to 7 इयर्स का फिक्स्ड रिटर्न फिक्स इन कर सकते हो 7.5% के आसपास, डिपेंडिंग ऑन SDL फंड है, AAA फंड है, G-Sec फंड है, उसके बेसिस पे YTM के हिसाब से आप टारगेट मैच्योरिटी फंड में पैसा डाल सकते हैं। जो G-Sec है, आपका 10 ईयर G-Sec जो है आज 7.27 के आसपास का है, तो आप रिस्क फ्री रिटर्न 10 साल के लिए 7.27 के हिसाब से बना सकते हो। G-Sec की दूसरी अच्छी बात यह है कि आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो सेमी एनुअल इंटरेस्ट चाहता है उसके लिए G-Sec बहुत अच्छा ऑप्शन है।
और जो टैक्सेशन के हिसाब से कोई टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट ढूंढ रहा है, उसके लिए टारगेट मैच्योरिटी फंड बेटर होगा, क्योंकि 3 साल बाद उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% का टैक्सेशन लगेगा। तो आपको अपना टैक्स स्लैब का भी एक बार ध्यान से असेस करके फिर या तो म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स पे जाना चाहिए। ओके, तो ये हमने थोड़ा डेट पर चर्चा की कि आपको अपने डेट पर स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए अपने डेट पोर्टफोलियो पर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ईएमआई पर आती हूँ हेमंत जी, इसलिए क्योंकि अब कई लोगों को शायद मैसेज भी आने शुरू हो गए होंगे। एक आध बैंक से तो फिलहाल इनफैक्ट बढ़ोतरी की शुरुआत भी कर दी है अपने लोन रेट्स में। दैट मीन्स अब कईयों के टेनर रिवाइज हो जाएंगे या फिर वो अगर चाहें तो अपनी ईएमआई को बढ़ा सकते हैं। तो इवेंचुअली या तो इंटरेस्ट के रूप में या तो फिर ईएमआई के रूप में आपको पैसे एक्स्ट्रा देने ही हैं। थोड़ा जैसे जैसे मैं आपसे बात करूंगी हम कैलकुलेशन भी दिखाएंगे कि यूजुअली अभी होम लोन या फिर पर्सनल लोन या फिर कार लोन में 35 बेसिस पॉइंट के हिसाब से आपको कितनी बढ़ोतरी होगी। पर अभी स्ट्रैटेजी कोई एक जो ग्राहक है उसको क्या रखनी चाहिए, अगर थोड़ा सा उसको अपने ईएमआई का बोझ कम भी करना है तो अभी वो क्या तरीका अपनाए? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ईएमआई को बढ़ाना सही है या फिर अवधि को बढ़ा दे, तो उन दोनों में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सही लगती है अभी? देखिए सॉरी, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम बात कर रहे हैं मई के बाद में ये 5वां रेट हाइक है, तो ऑब्वियसली जो हमने दोनों ऑप्शन की बात की कि वो ईएमआई बढ़े या तो फिर टेनर बढ़े, वो टेनर जो बढ़ता है ऑब्वियसली काफी हद तक वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है मेरे हिसाब से। अनलेस आप बहुत ही यंग बॉरोवर हो और आपके पास समय हो कि आप उसको भी एक्सटेंड कर सके, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा बैंकों के पास या बोरोवर्स के पास कि आप उस टेनर को आप एक्सटेंड करते रहें। तो जाहिर सी बात है कि सीधा सीधा इम्पैक्ट उसका जो है आपकी ईएमआई के ऊपर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट जैसा मैंने कहा कि अगर आप यंगर बोरोवर हैं तो शायद आपके पास अभी भी लीवे हो कि आप उसको बढ़ा लें। देखिए, कोशिश तो हमेशा यही करनी चाहिए कि आप अगर ईएमआई को बढ़ा के आप उसको पे कर सकें, तो क्योंकि जितना भी आप टेनर उसको बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि अगर आप इससे पहले आप भी ऐसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने 20 साल का लोन लिया है 30 लाख, तो करीब करीब आपकी जो ईएमआई बढ़ती है उससे आपको करीब 8.5 लाख रुपए का एडिशनल पेमेंट करना है। तो द पॉइंट इज आप उसको ये देखना है कि अगर आप उसको प्री पे कर सके, तो अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी ईएमआई का जो बर्डन उसको कम करना है या जो जैसे इसके बाद रेट हाइक के बाद और जो ईएमआई बढ़ेगी वो कैसे करें, आई थिंक एक जो चीज कर सकते हैं वो है कि आप अपनी लोन को प्री पे करें। ऑफकोर्स ये चैलेंजिंग हो सकता है, बट मुझे लगता है अगर आप थोड़ी प्लानिंग करें, देखें कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको आप कम कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कोशिश करें कि आप उसको प्री पे करें। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप मान लीजिए 5% भी अगर अपना लोन को प्री पे करते हैं हर साल, तो जो लोन आपको 20 साल का है वो 12 साल में आप उसको रीपे कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जितना जल्दी आप उसको रीपे करेंगे उतना ही इम्पैक्ट जो है आपका जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट का आपकी ईएमआई पे उतना कम होगा। बट मैं फिर से कह रहा हूँ ये चैलेंजिंग जरूर हो सकता है, बट मुझे लगता है अगर आपको एक ऐसी ऑप्शन देखनी है कि इसका बर्डन इस तरीके से आप अपने लोन्स के ऊपर कम करें, तो उसकी एक ऑप्शन है आप अपने लोन्स को कोशिश कीजिए कि आप प्रीपे कीजिए, बजाय इसके कि आप अपना जो टेनर है उसको एक्सटेंड कर दें। ओके, तो लोन प्रीपेमेंट एक ऐसा तरीका है जिसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा जल्दी आप पे ऑफ कर सकते हैं। वो तब होता है जब आपके पास एक लमसम अमाउंट आता है, इकट्ठा एक राशि आ गई, तो आपने सोचा कि ब्याज का बोझ सबसे पहले मुझे कम करना है, तो प्रीपेमेंट कर लिया और अपने बैंक से बात करके आप डेफिनेटली, और प्रीपेमेंट चार्जेस होते हैं कुछ बैंक्स जो लेते हैं उसको, लेकिन ध्यान में जरूर रखिए जो जितने भी तमाम चार्जेस और पेमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको कोई स्टेप लेना चाहिए डेफिनेटली। मानवी, यहाँ पर अभी फिलहाल एक इन्वेस्टर के लिए एक बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेजिम में अपना बजट को बैलेंस करने के लिए, मतलब एक कहते हैं ना हम बिल्कुल जब हम एक बजट बनाने बैठते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ईएमआई भी एक्स्ट्रा जा रही है मानिए, और थोड़ा सा महंगाई की वजह से वैसे भी आपके थोड़े एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं। आपकी नजर में अभी एक फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या बदलाव करने की जरूरत है किसी निवेशक को, सो दैट ये थोड़ा सा जो चैलेंजिंग टाइम है उससे वो आसानी से निकल पाए? जी, तो जब हम हमारा बजट करते हैं, सबसे पहले जो हम सेविंग इनिशियली करते हैं, सबसे पहले जो हम एसआईपी के थ्रू या जिस मोड से कर रहे हैं उसे वैसे का वैसा ही रखना चाहिए। हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि
SIP हमारा हर साल इंक्रीमेंट तो होता ही है सैलरी का, इनकम भी इंक्रीज होता है। SIP का अमाउंट चेंज, इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन ऐसी चीज है जो अगर बढ़ रही है आपके ओवरऑल इनकम में खाएगी, रियल रिटर्न जो आपकी है वो कम होती जाएगी। ऐसे सिचुएशन में आपका जो SIP और एसेट एलोकेशन है उसको चेंज बिल्कुल ना करें। जितना आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले हो उसको वैसे का वैसा ही रखें। EMI आपका बढ़ने वाला है, जैसे हेमंत जी ने कहा, EMI बढ़ाना इज द राइट वे, क्योंकि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस टेनर बढ़ाओगे तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज EMI को आपको ओवरऑल एक्सपेंसेस से कम करवाना है। यू हैव टू ट्राई कि आपकी एक्सपेंसेस थोड़ी कम करें, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो सेविंग अमाउंट है उसको एग्जैक्टली वैसे का वैसा रहे। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग एसेट एलोकेशन के हिसाब से ही किया जाए, आपके एज के हिसाब से, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से इक्विटी और डेट में अपना इन्वेस्टमेंट स्प्लिट करें, SIP के हिसाब से ग्रेजुअली इन्वेस्ट करते रहे। दैट इज द ओनली वे टू रिमेन डिसिप्लिन्ड इन योर इन्वेस्टिंग। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं अपने बजट को एक बार फिर से पटरी पर लाने के। कुछ छोटे छोटे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर थोड़ा सा भी आपका यहाँ पर बजट डिरेल हुआ है या फिर पोर्टफोलियो प्लानिंग थोड़ी बिगड़ी है। एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पर जिक्र किया मानवी, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको लॉन्गर टर्म के लिए अगर रहना है किसी भी इन्वेस्टमेंट में तो आपको चिंता की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऐसे तो इंटरेस्ट रेट साइकिल बहुत आती जाएंगी और जाती जाएंगी, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। और इसी से हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में एक्विटी में निवेश स्ट्रैटेजी की, वहां पर क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो बढ़ोतरी में ब्याज दरों में तो बढ़ोतरी हुई, पर अब आपका प्लान क्या होना चाहिए आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल अभी हेमंत रुस्तगी हैं वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड से। हेमंत जी, जब डेट की हमने स्ट्रैटेजी तो समझी डेफिनेटली, कहां पर आपको निवेश करना चाहिए और क्या बेसिकली अभी आपको प्लान बनाना चाहिए डेट में। इनफैक्ट पिछली बार भी जब कई ब्याज दरों के इस दौर में जब आपसे बात हुई तो यही बात निकलकर सामने है कि लॉन्ग जो डेट प्रोडक्ट्स है उसमें पैसा नहीं फंसाना चाहिए, तो जितना रहे कि शॉर्ट प्रोडक्ट्स में पैसे रखें, शॉर्ट डेट प्रोडक्ट्स में सही रहेगा। पर जब लंबी अवधि की निवेश की बात आती है तो इक्विटी का जिक्र होता है, हमें महंगाई से भी पार पाना है डेफिनेटली। तो इक्विटी में कोई खास स्ट्रैटेजी इस टाइम पर रखने की आप सलाह देंगे, कोई खास कैटेगरी जो निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए? नहीं स्वाति, मुझे नहीं लगता। देखिए, आपने जैसे पहले आपने भी कहा कि, और ये सही बात है कि इन्फ्लेशन की साइकिल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, तो शायद गोल आज से 10, 15 या 20 साल दूर हो। तो जहां तक जब आप एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना रिस्क प्रोफाइल देखते हैं, आप अपना टाइम होराइजन देखते हैं, और उसके हिसाब से, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जब फॉलो करते हो तो आपका एसेट एलोकेशन जो है वो बराबर से आता है। और जब आपने उसके बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो फिर आप इन जो भी साइकिल्स हैं इनके बेसिस पे अपनी आप कोई भी एलोकेशन इक्विटी को चेंज नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आप इक्विटी मार्केट को देखें तो मार्केट न्यू हाई अचीव पे जा रही है। हम देख रहे हैं कि काफी सारे पॉजिटिव हैं। हमारी चाहे जितने भी चैलेंजेस हैं उसके बावजूद, जैसे आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि उन्होंने हालांकि जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कम करके 6.8 किया, बट फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड रहेगी। कॉर्पोरेट के जो प्रॉफिट नंबर्स हैं वो सुधर रहे हैं। आई थिंक जो माहौल है इक्विटी में, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वो शायद 5, 10, 15, 20 साल के बाद आपको पैसा चाहिए। और सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए वहां पे ये है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, यानी आपको पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाना है। तो वो एक इक्विटी ही एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको मदद करेगी, लेकिन उसका सही फायदा करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिसिप्लिन प्रोसेस को कंटिन्यू करें, बार बार अपनी एलोकेशन को चेंज ना करें। तो आप जो टाइम कमिटमेंट है उसको आप फॉलो करते रहें, तभी जाके आपको इक्विटी का सही मायने में फायदा होगा। तो आई थिंक इक्विटी एलोकेशन कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमने जो बात की थी कि अगर आपका मान लीजिए ईएमआई बढ़ता है तो दो चीजें हमने बात की कि जैसे अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो कहाँ पे एक्सपेंसेस आप कम कर सकते हो, या अगर आपने कोई इमरजेंसी फंड बनाया है उसका भी अगर कुछ हिस्सा आप चाहें तो इस्तेमाल करके आप रीपे कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको रिप्लेनिश करना होगा बाद में। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर सकते हैं जहां तक ईएमआई का सवाल है, लेकिन अपनी जो एलोकेशन है इक्विटी की उसको आप बिल्कुल भी इस समय पे टच नहीं करें। ओके, और मानवी, डेट एलोकेशन में क्या ध्यान रखने की जरूरत है? आपने कहा बॉन्ड्स अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं,
हमने डेफिनेटली G-Sec की यहाँ पर बात की, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की यहाँ पर हमने चर्चा की है। उसके अलावा बहुत सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, डेफिनेटली वहां पर भी हम देख रहे थे कुछ ना कुछ बदलाव तो हो ही रहे हैं उनके रेट्स में भी। तो एक अगर डेट पोर्टफोलियो किसी को क्रिएट करना है इस टाइम पर, तो वो जो पूरा बास्केट है, आपको क्या लगता है कि कितना परसेंटेज या एक्सपोजर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में रहे, कितना फिक्स्ड इनकम में रहे, कितना डेट फंड में रहे, उसका बास्केट का क्रिएशन कैसा हो? जब मैं डेट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को देखती हूँ होलिस्टिकली, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी डेट पोर्टफोलियो पे। द डेट पोर्टफोलियो ऑफ एनी इन्वेस्टर वो पार्ट होता है जो जिसपे वो फॉल बैक कर सके, तो उसमें लिक्विडिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं 70% लिक्विड फिक्स्ड इनकम में रखती हूँ जो मुझे डेट म्यूचुअल फंड से मिलेगा, तो मैं 70% डेट म्यूचुअल फंड में रखूंगी। अब वो जो 70% जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें से मैं एटलीस्ट 60% रोल डाउन फंड्स में डालूंगी या टारगेट मेजॉरिटी फंड में डालूंगी, और बचा हुआ 40% अक्रूवल फंड्स या मीडियम ड्यूरेशन फंड में डालूंगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोल डाउन फंड्स या टारगेट मेजॉरिटी फंड्स प्लस अक्रूवल फंड्स थ्रू मीडियम ड्यूरेशन, ये कॉम्बिनेशन से मेरा 70% म्यूचुअल फंड हो जाएगा। बचा हुआ 30% है, उसे मैं कम लिक्विड इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स, हायर अक्रूइंग इंस्ट्रूमेंट्स में डालूंगी। अब ये हायर अक्रूइंग इंस्ट्रूमेंट्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर जो आपको टैक्स एफिशिएंसी दे, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट एफडी, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हायर यील्डिंग बॉन्ड्स, जैसे आपके थोड़ी ज्यादा रिस्की बॉन्ड है जहां पे मुझे 9 से 10% का रिटर्न बने, तो मैं 7-7.5% म्यूचुअल फंड से बनाऊंगी, 9-9.5% बॉन्ड से बनाऊंगी, तो मेरा हाइब्रिड रिटर्न जो है, कंबाइंड रिटर्न जो है 8.5% का है। टारगेट मेरा 8.5% का है आज की तारीख में ऑन डेट म्यूचुअल फंड्स प्लस बॉन्ड्स, और उसके ऊपर टैक्सेशन ऑब्वियसली आपके टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंडेंट है, बट दिस इज कंबाइनिंग लिक्विडिटी, रिस्क एंड रिटर्न। लिक्विडिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि फिक्स्ड इनकम ऐसा एसेट क्लास है जहां पे आपको लिक्विडिटी कम मिलती है। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपको अच्छी लिक्विडिटी और टैक्स एफिशिएंसी मिलती है। तो आप जब भी अपना एफडी नहीं आपके इस डेट बास्केट में, शायद कई लोग नाराज हो जाएं क्योंकि एफडी शायद उनका हो सकता है इस टाइम पे फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो, कीपिंग इन माइंड काफी अट्रैक्टिव दरें हैं। मेरे हिसाब से बैंक एफडी एज इंडियंस हमारा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। आई थिंक जैसे यहाँ पे कोई पैदा होता है इंडिया में, सबसे पहले वो बैंक एफडी बनाना सीख लेता है। बैंक एफडी आपको सबसे कम रिटर्न देता है बट सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी देती है और सबसे हाईएस्ट सेफ्टी भी देती है। तो जो आपका इमरजेंसी फंड है वो आप बैंक एफडी में रख सकते हो, जो आपको रेगुलरली पता हो जाए, जैसे आपको पता है कि आपको 10 दिन में ईएमआई रखना है, उसके लिए आप बैंक एफडी बना लो। बट एज अ डेट इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बैंक एफडी डेट इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, वो आपका इमरजेंसी फंड या फॉल बैक फंड होगा। आपका डेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है दैट आइडियली मैं बैंक एफडी नहीं कहूंगी। आपके पास उससे बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शंस है, जैसे आपके पास G-Sec है, आपके पास आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, आपके पास कॉर्पोरेट एफडी है, आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स है, आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है जो आपको सिग्निफिकेंट अल्फा देते हैं बैंक एफडी के ऊपर। 5% से ज्यादा आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो डेट का बैंक एफडी में नहीं होना चाहिए। आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाना चाहिए, दैट इज व्हाट फिक्स्ड इनकम इज अबाउट। तो बैंक एफडी में मैं सबसे कम एलोकेशन शायद 5% जो मेरे इमरजेंसी फंड में होगा वही होगा बस। ओके, ठीक है। आपने अपने तर्क में काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बोले कि डेट पोर्टफोलियो का एलोकेशन कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, और समय इनफैक्ट इतना ही है इसलिए हमें शो यहीं पर समेटना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद करेंगे हेमंत जी आपका, और साथ ही मानवी आपका भी। आप हमारे साथ मनी गुरु में आज इस चर्चा में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।